6 करोड़ 6 लाख वर्ष पहले एक बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया और प्लेनेट पर डायनासोर समेत लगभग सभी लिविंग क्रीचर्स के बड़े पैमाने पर गायब होने का कारण बना। अगर ये स्पेस ऑब्जेक्ट कहीं और क्रैश होता तो कुछ डायनासोर जिंदा रह जाते और आज भी हमारे आसपास मौजूद होते। कुछ रिसर्च के अनुसार उस समय के डायनासोर और अन्य जानवरों का सफाया करने के लिए एस्टेरॉइड के पास 10 में से 1 चांस था। इस एस्टेरॉइड के बिना किसी भयानक तबाही वाले नतीजे के जमीन पर गिरने की संभावना ज्यादा थी। अगर टक्कर की जगह कहीं और होती तो चीजें कैसी हो सकती थीं? ये समझने के लिए हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि उस दिन क्या हुआ था और ये डिजास्टर इतनी तबाही वाला क्यों साबित हुआ। ये बड़ी सी आसमानी चट्टान मैक्सिको में युकाटन पेनिनसुला के कोस्टल एरिया में गिरी थी। ये एक चेन रिएक्शन की वजह बनी जिसने दुनिया भर में नेचुरल डिजास्टर्स को जन्म दिया। जिस जगह पर एस्टेरॉइड टकराया उसे चिक्सुलब क्रेटर कहा जाता है। अब इस एरिया का आधा हिस्सा पानी के अंदर है। एस्टेरॉइड लगभग 7.5 मील डायमीटर का था। ये 27,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। एवरेस्ट से भी बड़ी ये चट्टान साउंड की स्पीड से लगभग 40 गुना तेज स्पीड से पृथ्वी की ओर दौड़ती आ रही थी। वाह! इस टक्कर में निकली एनर्जी लगभग 10 अरब एटॉमिक बमों के ब्लास्ट जितनी पावरफुल थी। वैसे इस ब्लास्ट की तबाही मचाने वाली फोर्स कई डिजास्टर्स में से एक थी। एस्टेरॉइड शायद सबसे खराब जगहों में से एक में गिरा। वैसे जिस तरह से ये एस्टेरॉइड गिरा उसने हवा में भारी मात्रा में डस्ट उड़ा दी। सोचिए कि आप एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह पानी में वर्टिकली कूद रहे हैं तो आप शायद ही किसी तरह का स्प्लैश छोड़ें। साथ ही अब सोचिए कि जब आप तोप के गोले की तरह पूल में जंप करते हैं तो कितना पानी छलकेगा। तो एस्टेरॉइड तोप के गोले की तरह आया था। दूसरा डिजास्टर जो एस्टेरॉइड की वजह से स्टार्ट हुआ वो था जलती हुई कालिख का उड़ना। पृथ्वी के सरफेस के एक छोटे से हिस्से में चट्टानें हैं। उस समय उस हिस्से का केवल एक छोटा सा परसेंटेज ऑयल और सल्फर से भरपूर था। इससे एस्टेरॉइड में आग लग गई और हवा में इतनी ज्यादा कालिख उड़ी जो एक इंडोर बेसबॉल स्टेडियम को भरने के लिए काफी होती। रिसर्च के मुताबिक 6.5 करोड़ साल पहले पूरे प्लेनेट के सरफेस के सिर्फ 13% पार्ट में इतनी क्वांटिटी में कालिख बनाने के लिए जरूरी ऑर्गेनिक मटेरियल थे। इसलिए इस जगह को सबसे खराब माना जाता था। अगर दूसरे 87% एरिया में तबाही हुई होती तो आज भी डायनासोर जिंदा होते। कालिख का एक विशाल बादल और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उठे और सूरज को कवर कर लिया। कालिख ने आसमान को ग्रे कर दिया और सनलाइट को थोड़ा बहुत रोक दिया। इससे लगभग पूरे प्लेनेट के टेम्परेचर में तेजी से गिरावट आई। ऐसा लगा कि पृथ्वी एक ग्रे पर्दे के अंदर बंद हो गई। कई पौधे और जानवर ठंड के हमले से बच नहीं सके। धूप के बिना पेड़ मुरझाने लगे। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रुकावट आने लगी। ठंड और पेड़ों के मुरझाने से एक और तबाही हुई। दुनिया भर में अकाल पड़ गया। शाकाहारी जीव जिंदा नहीं रह सके क्योंकि उन्होंने अपना लगभग सारा भोजन खो दिया था। पौधे, फूल और पेड़ तबाही से उबर नहीं पाए। ये तबाही एस्टेरॉइड की टक्कर वाली जगह से बहुत आगे तक फैली। गर्म धूल के कण, एस्टेरॉइड के टुकड़े और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े पूरे कॉन्टिनेंट में जमीन पर बिखर गए और बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लग गई। जलते पेड़ों ने हवा में और भी ज्यादा कालिख छोड़ी जिससे सिचुएशन और भी खराब हो गई। बड़ा सा एस्टेरॉइड अपने साथ स्पेस से बढ़े हुए टॉक्सिसिटी लेवल वाले हैवी मेटल्स को लाया था। टक्कर के दौरान इन पदार्थों के पिघलने से आग की लपटें भड़क उठी। एस्टेरॉइड न केवल कॉन्टिनेंट की जमीन पर बल्कि पानी से भी टकराया था जिससे एक बड़ी सुनामी पैदा हुई थी। लेकिन ये इस तबाही का सबसे बुरा पार्ट नहीं है। समुद्र के तल पर सल्फेट भरा हुआ था। फिर जब एस्टेरॉइड की एनर्जी ने इसे जला दिया तो इसने एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड को रिलीज कर दिया। एसिड के बादल कालिख के बादल के साथ मिक्स होकर पूरे आसमान में फैलने लगे। गर्म चट्टान के टुकड़े आग की बारिश की तरह जमीन पर गिर रहे थे। सल्फर के कारण एसिड रेन शुरू हो गई। ऐसा लगभग कई दिनों तक चलता रहा और इसने जानवरों के जिंदा रहने का कोई चांस नहीं छोड़ा। एसिड रेन ने नदियों, झीलों और समुद्रों के पानी को जहरीला बना डाला। जो चीज जल नहीं सकती थी
एसिड ने उसे भी तबाह कर डाला। बादलों का एक हिस्सा जमीन को तबाह करने के लिए चला गया और दूसरा भाग ओशन की तरफ। इसने सिचुएशन को और भी खराब बना दिया क्योंकि सल्फर की बूंदों ने बड़ी क्वांटिटी में समुद्री सी वीड और फाइटोप्लैंक्टन का सफाया कर दिया। ओशन हमारे प्लेनेट पर टोटल ऑक्सीजन रिजर्व में से लगभग आधे पार्ट को पैदा करते हैं। उन दिनों इसके ऊपरी पार्ट में रहने वाले समुद्री जीव नष्ट हो गए। ये ब्लास्ट वेव नहीं बल्कि सूरज की कमी, एसिड, अंधेरा और ठंड थी जो डायनासोर के गायब होने की मुख्य वजह बने। लेकिन तब भी जब कुछ लिजर्ड्स आग और सल्फर से बच निकली, तब उनकी मुलाकात समुद्री एलिमेंट से हुई। एस्ट्रॉयड इफेक्ट पूरे प्लेनेट में बड़े पैमाने पर सुनामियों की वजह बना। सबसे पहली लहर की ऊंचाई लगभग 1 मील थी। यह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंची है। 90 मील प्रति घंटे की स्पीड से अरबों गैलन पानी चल रहा था। इतनी तेज लहर आज न्यूयॉर्क के आधे हिस्से को आसानी से तबाह कर सकती है। मीटियोरॉइड ने 52 फीट ऊंची लहरों की एक सीरीज बनाई। 5 मंजिला इमारतों के साइज की पानी की विशाल दीवारें किनारे पर टकराईं और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर गई। सूरज की रोशनी की कमी, तापमान में गिरावट, एसिड और आग की बारिश, ऑक्सीजन बनने में कमी आना, जंगल की आग, भयानक सुनामी और 1 अरब एटम बमों की ताकत के साथ विस्फोटक लहर, इन सभी ने पृथ्वी की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को 75% तक कम कर दिया। हाँ, पक्के तौर पर इसने आपके क्लाइमेट को बदल दिया। जायंट एस्टेरॉयड पहले भी पृथ्वी से टकराते थे, लेकिन उन्होंने पूरे प्लेनेट पर कभी ऐसे डिजास्टर पैदा नहीं किए। क्या होता अगर ये एस्टेरॉयड पानी और पहाड़ी इलाके से दूर एक जंगल जैसी किसी दूसरी जगह पर गिरता? इससे भीषण आग लग सकती थी। राख का एक बड़ा सा काला बादल आकाश में ऊपर उठता और सूरज को कवर कर देता, लेकिन इससे एसिड या आग की बारिश होने की सिचुएशन नहीं बनती। प्लेनेट की ज्यादातर स्पीशीज इस तबाही से बच सकती थीं। क्या होता अगर मीटियोराइट बर्फ और स्नो के बीच कहीं गिरता? इससे पूरे प्लेनेट के टेम्परेचर में तेजी से बढ़ोतरी हुई होती। भयानक सुनामी ने जमीन के बड़े हिस्से को डुबो दिया होता। हालांकि तब राख और सल्फर डाइऑक्साइड ने आसमान को कवर नहीं किया होता। एसिड रेन ओशन से नहीं टकराई होती, कई समुद्री जीव आज तक जिंदा बच गए होते और आज भी मौजूद होते। साथ ही ओशंस से दूर रहने वाले डायनासोर्स पर मीटियोराइट के गिरने का कोई भी असर नहीं हुआ होता। अगर कोई मीटियोराइट किसी एक्टिव वोल्केनो पर गिरता तो शायद सबसे भयानक घटनाएं घटती। इससे इतिहास का सबसे बड़ा लावा रिलीज होता, भयानक तबाही वाले भूकंप स्टार्ट हो गए होते और पूरा आसमान ज्वालामुखी की राख से कवर हो गया होता। क्या होता अगर मीटियोराइट किसी डेजर्ट में गिरा होता? यह अरबों टन रेत को पिघलाकर ग्लास में बदल देता। जरा ग्लास के टीलों को इमेजिन करें जो हमारे प्लेनेट को और भी ज्यादा गर्म करते। वैसे हम इस ग्लास में से पुरानी लिजर्ड्स के अच्छी तरह से प्रिजर्व किए हुए रिमेन्स को खोद कर निकालने में कामयाब हो पाते। वैसे भी कई अलग अलग तबाही वाले सिनेरियो हो सकते थे और उनमें से सबसे बुरा सिनेरियो डायनासोर के लिए सच हो गया। अब उनके लौटने की कोई उम्मीद नहीं है, हालांकि शायद वे फिर से पैदा हो सकते हैं। साइंटिस्ट हॉलीवुड की एक फेमस फिल्म के आइडिया से इंस्पायर्ड थे। वे एक ऐसे मच्छर को ढूंढना चाहते थे जो किसी एम्बर में फंसा हो। वे इससे डायनासोर का डीएनए निकालेंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। सबसे पुराना डीएनए सैंपल जो वे खोजने में कामयाब रहे वो 10 लाख साल पुराना था। लगभग 6 करोड़ 6 लाख साल पहले डायनासोर गायब हो गए थे। इसके अलावा डीएनए एक बहुत ही नाजुक चीज होती है। इस बात के होने की उम्मीद बहुत कम है कि ये इतने लंबे टाइम तक कहीं बचे रह गए हों। इसलिए उस पुराने डायनासोर के डीएनए की खोज करने के बजाय साइंटिस्ट ने इनके नजदीकी पूर्वजों यानी पक्षियों से डीएनए लेने का फैसला किया। लाखों वर्षों के विकास में डायनासोर के पंजे पंखों में बदल सकते थे और लंबे मुंह चोंच बन सकते थे। पेलिकन्स टेरोडैक्टिल्स जैसे होते हैं, शुतुरमुर्ग वेलोसिरैप्टर्स के समान होते हैं और चिकन्स टी-रेक्स की तरह होते हैं। ठीक है, चलिए बस यहीं रुकते हैं और एक पल के लिए इमेजिन करते हैं कि एक चिकन टी-रेक्स के साइज का होता है। अरे तुम क्या मेरा पीस खाना चाहते हो? सामान्य चिकन को बड़ी लिजर्ड के सबसे करीबी रिश्तेदार माना जाता है। इसमें से पंख हटा दें, इसे पपड़ी से कवर कर दें, चोंच के बजाय दांतों वाला
मुंह बना दें और एक लंबी पूंछ जोड़ दें। इससे आपको बॉडी स्ट्रक्चर और मूवमेंट से एक रियल मिनी टायरानोसॉरस मिलेगा। इसके डीएनए की गहराई में ऐसे ही जीन हैं जो इन भयानक शिकारियों के पास थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से साइंटिस्ट इसके डीएनए के साथ खेल खेलने की योजना बना रहे हैं और उनके विकास को उलटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि डायनासोर की ब्रीडिंग एक हकीकत बन सकती है। खैर, वो आपको काटने के लिए वापस आ सकते हैं।